नमस्ते दोस्तों। मैं जानता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आप रेगुलरली एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ रहे हो और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन बनाते जा रहे हो। तो आज भी हम इसी तरह से पढ़ाई को बेहतरीन बनाएंगे। आज हम ज्योग्राफी के 6th के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आने वाले एनसीईआरटी के स्टडी के लिए या फिर आपके किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम चैप्टर 6 को पढ़ेंगे और पूरी तरह से उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, लेक्चर शुरू करने के पहले बता दूं, अगर आप इस अपने जो भी आपकी स्टडीज़ है उसको आप और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो थ्रू डिस्कशंस जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उस पर। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, यानी हम कहेंगे कुछ एमसीक्यूज़ या फिर कुछ आपके टेस्ट्स ये, या फिर हम कहेंगे कि डिस्कशन हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए, और तीसरी बात है कि आपके डाउट्स हो गए, वो भी आप इजीली सॉल्व करना चाहते हो तो अभी ही डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक डाली है। टेलीग्राम का एक ग्रुप है, और अगर आप नोट्स चाहते हो तो मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी मैंने बना के रखा है, यहाँ पे मैं आपके डेली नोट्स डालते रहता हूँ। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और रेगुलरली अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हुए चलिए, इंटरेक्टिव बनाते चलिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते चलिए। तो आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से, बट पढ़ते पढ़ते आपको एक और काम भी दे रहा हूँ। मैं बीच बीच में आपको कुछ सवाल पूछूंगा। वो जो सवाल मैं आपको पूछूंगा एनसीईआरटी में पढ़ाते पढ़ाते, तो आपको वीडियो को पॉज करके तुरंत उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। जो हर एक क्वेश्चन का आंसर बराबर देगा उसका जो भी नाम रहेगा वो मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा और उन्होंने दिए हुए आंसर्स को भी मैं अनाउंस करूंगा। तो ये एक आपका एक इनिशिएटिव रहेगा जिसके थ्रू आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा रेगुलर और भी ज़्यादा अच्छी बन सकती है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो आज हम 6th के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, दैट इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो अब तक हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होने के कारण हम इस वीडियो में आज एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे मेजर और लैंडफॉर्म्स क्या है ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको ये चैप्टर खत्म होने तक सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यू मस्ट हैव सीन सम लैंडफॉर्म फीचर एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। यहाँ पे आएंगे और देखेंगे इस फिगर में आपको देखने मिल रहे हैं अलग अलग लैंडफॉर्म, जैसे माउंटेन्स देखने मिल रहे हैं, कहीं पे प्लेट्यूज देखने मिल रहे हैं, तो कहीं पे आपको बेसिन्स देखने मिल रहे हैं, कहीं हिल देखने मिल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आपको देखने मिल रही है। ये सब अलग अलग लैंडफॉर्म्स है जो आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे इस फिगर में। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है। यहाँ देख रहे थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है माउंटेन पे, प्लेटू पे थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि माउंटेन रेंजेस थोड़ी सी और ऊपर दिख रहे हैं, तो हिल्स थोड़े से माउंटेन रेंज से छोटे दिख रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें आपको देखने मिल रही है। तो हम ये कहेंगे कि हम कहेंगे कि सम पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर में भी रग्ड एंड सम फ्लैट, है ना। कुछ ऐसे ऐसे रग्ड आपको दिख रहे हैं, तो कुछ फ्लैट भी दिख रहे हैं जैसे प्लेट्यू। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जितने भी लैंडफॉर्म्स है ये 2 प्रोसेस से बने हुए हैं, ठीक है। ये प्रोसेस बताने के पहले आपको ये बता दूं कि हिल जो है इज अ लैंड सरफेस, जो कहाँ से, हिल लैंड का ही पार्ट है जो सिर्फ ऊपर आया हुआ है, जो राइज हुआ है एंड सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा ऊपर। जनरली जो स्टीप हिल होता है विथ एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर उसको माउंटेन कहा जाता है। तो 600 मीटर के ऊपर अगर कोई चले गया लैंडफॉर्म तो उसको माउंटेन कहा जाएगा। और आपको बता दूं कि कुछ माउंटेन्स ऐसे जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ऐसे कितने माउंटेन्स है पूरे वर्ल्ड में जिनकी हाइट जो है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर हो सके तो आपको सीक्वेंस में लिखना है, सबसे बड़े माउंटेन से सबसे छोटे माउंटेन के हाइट तक। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपका जो कमेंट होगा वो मैं यहाँ पे पढ़ के आपको रिप्लाई करूँगा कि वो सही है या गलत है। ओके, सो कमेंट करते चलिए और अपने एजुकेशन को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते चलिए। ये जो लैंडफॉर्म्स है ये 2 प्रोसेस से बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग इज स्लोली मूविंग, है ना। आप जिस ज़मीन पे खड़े हो वो ज़मीन जो है वो धीरे धीरे मूव कर रही हो, ज़मीन हिल रही है, खिसक रही है, हमको ये पता नहीं चल रहा है। तो अर्थ में हम कहेंगे कि कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, ठीक है। अर्थ घूम रही है, वो मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हो। अर्थ के ऊपर जो लैंड है वो मूव कर रही है, जैसे ये प्लेट्यू की लैंड है ये मूव कर रही है, ये माउंटेन की लैंड है ये मूव कर रही है। तो ये लैंड जो है ये मूव कर रही है। तो पहला जो प्रोसेस है जिससे हम कहेंगे कि ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसे कहा जाता है इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस यानी अंदर ही अंदर कुछ तो भी एक प्रोसेस हो रही है जिसके कारण
अपलिफ्टमेंट हो रहा है, यानी हम कहेंगे कि कुछ अर्थ के जो कुछ सरफेस है ये ऊपर आ रहे हैं, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, अंदर ही कुछ तो भी हो रहा है उसके कारण, और कहीं कहीं पे सिंकिंग हो रहा है यानी नीचे जाते जा रहे हैं। तो कहीं कहीं पे नीचे जा रहे हैं, कहीं कहीं पे ऊपर आ रही। इस प्रोसेस को इंटरनल प्रोसेस कहा जाता है, जिससे अंदर ही अंदर अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग हो रही है। अगर हम आगे जाए तो जो दूसरी प्रोसेस है उसको एक्सटर्नल प्रोसेस कहा जाता है, जिसके कारण हम कहेंगे कि ये जो लैंड सरफेस है ये रिबिल्ड हो रहे हैं, यानी पहले क्या हो रहा है, ये टूट रहे हैं, वेयरिंग डाउन हो रहे हैं कंटिन्यूसली और फिर से बन रहे हैं। तो इनका टूटना और फिर से बनना दैट इज एक्सटर्नल प्रोसेस, और उनका कुछ ऊपर आना या फिर नीचे जाना दैट इज इंटरनल प्रोसेस। तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस आपको यहाँ पे पता चलती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, आपको लिखना है तो आप लिख के भी रख सकते हैं। जैसे कि हम अपने नोट्स में कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दो प्रोसेस होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में आपको पता है क्या होता है और एक्सटर्नल में क्या होता है ये भी आपको पता है, तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। इंटरनल जो प्रोसेस है इसमें हम कहेंगे कि अपलिफ्टिंगमेंट होता है, अपलिफ्ट होते हैं, अपलिफ्टिंग, एंड दूसरा हम कहेंगे सिंकिंग। वैसे हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में होता है वेयरिंग डाउन एंड दूसरा होता है रिबिल्डिंग। ये दो चीजें आपको देखने मिलती है। सो ये आपको यहाँ पे पता चलता है कुछ कुछ हमें नोट्स में, तो ये दो चीज़ें आपको पता है और ये चीज़ें आपको नोट्स में लिखते रहना चाहिए, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो ये जो वेयरिंग अवे हो रहा है अर्थ का सरफेस जो गायब हो रहा है, जो टूट रहा है, जो कहीं ना कहीं चले जा रहा है, उस प्रोसेस को इरोजन कहा जाता है। तो ये भी एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना चाहिए कि वेयरिंग डाउन की प्रोसेस यानी इरोजन। तीसरा आपको एक कंसेप्ट मिल रहा है इरोजन यानी द वेयरिंग डाउन, या फिर आप कह सकते हैं वेयरिंग डाउन जो हो रहा है इसे इरोजन कहा जा सकता है। इसे शॉर्ट में आप इसे याद रख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि वेयरिंग अवे और ये सब होना। अब हम कहेंगे कि सरफेस जो है इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। सिंपल सी बात है, ये भी आपको बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि इरोजन से क्या हो जाता है, ये जो सरफेस है, यानी एक बार इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े, सरफेस जो होता है वो नीचे चले जाता है इरोजन से और फिर से बनता है डिपोजिशन से। अब डिपोजिशन और इरोजन की अगर बात करें तो यानी आप ऐसा समझ जाइए ये कोई लैंड है, यहाँ पे इरोजन हुआ, ये सॉइल का इरोजन बन दिया, तो सॉइल बहते हुए चले गई, कहीं पे तो भी पानी में चले गई। इफ़ दिस इज़ वाटर, इसमें ये सॉइल जो है ये बहते हुए चले गई इरोजन के कारण। हम सपोज यहाँ पे बहुत बारिश आई, ये बहुत सारे बारिश के कारण ये जो सॉइल है ये सॉइल को बहा के लेके गया, किसी पानी में छोड़ दिया। तो ये जो पार्ट था, ये जो सॉइल का पार्ट था, ये ऊपर का अगर लेयर चले गया तो पहले इतना था तो ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर की सॉइल जो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो लोअरिंग डाउन जो होता है वो इरोजन से होता है। और वही अगर मैं आपको ये बोलूँ कि डिपोजिशन, अभी यही वाटर है जिसके पास कुछ हम कहेंगे कुछ तो भी डिपॉजिट्स है, वो कुछ चीज़ें लेके आ रहा है और उसको डिपॉजिट करते जा रहा है। डिपॉजिट करते 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 हम कहेंगे कि बहुत बड़ा इस तरह से पहाड़ बन गया। अब डिपॉजिट करते करते जो पहाड़ बन गया तो ये हो गया डिपॉजिशन। तो डिपॉजिशन से रिबिल्ट होता है और हम कहेंगे इरोजन से लोअरिंग होता है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, इरोजन से क्या होता है, इरोजन से होता है लोअरिंग, और डिपॉजिशन अगर डिपॉजिट किया जाता है कुछ चीज़ों को तो इससे होता है रिबिल्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रख सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी ये एक नोट्स बनते जाते हैं। आगे अगर आप आते हो तो आपको आगे ये पता चलना पड़ता है कि दो प्रोसेस होती है जिससे ये होता है। तो दीज प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर से ये होता है क्योंकि पानी बहाते हुए लेके जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा इमेजिन कर लो कि आपका कोई खेत है, आपकी कोई लैंड है, उस पर बारिश आई बहुत ज़्यादा, तो ऊपर की मिट्टी की जो लेयर है वो बह जाएगी पानी के साथ, तो उसी को कहा जाता है इरोजन, बह गई। वही हम कहेंगे कि आपका कोई आइस वहाँ पे हो रहा है, यानी हम कहेंगे आप किसी ऐसे जगह रहते हो जहाँ पे आइस होता है। अब आइस आएगा, आइस भी बहा के लेके जाएगा। उसके अलावा ऐसा समझ जाओ बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी विंड चल रही, बहुत हवा आ गई, तो हवा के साथ मिट्टी भी उड़ जाएगी। तो ये सब इरोजन का पार्ट है। तो हम कहते हैं कि ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन, दैट इज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ये उन्होंने कहा है। अब उन्होंने आपको एक टास्क दिया है कि आपको क्या करना है, एक पेपर रखना है, पेपर को आपको टेबल पे रखना है, पेपर के दोनों साइड से आपको इस तरह से उसे दबाना है। जब दोनों साइड से उसको
अब प्रेस करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो शीट हो रही है वो फोल्ड हो रही है, और फोल्ड होकर आपको दिखेगा कि यू हैव मेड अ माउंटेन, आपने माउंटेन बना लिया। और यही प्रोसेस है जिससे बना है हिमालय या एल्प्स, यानी दो साइड से जो लैंड हो रही है वो कहीं ना कहीं मूव हो रही है, और मूव होने के कारण कुछ पोर्शन ऊपर आ रहा है और इसको कहा जाता है माउंटेन। सिंपल है ना। तो यहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। तो वही है कि नेचुरली हुआ है। माउंटेन जो होते हैं वो छोटे हो सकते हैं या फिर छोटे होके उसका बेस जो है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है ना। माउंटेन का बेस बहुत बड़ा, ऊपर जो है वो छोटे भी हो सकते हैं, है ना। कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो क्लाउड्स के भी ऊपर आपको देखने मिलते हैं, आपने देखा ही होगा, बादलों के भी ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे पहाड़ पे, वैसे वैसे क्लाइमेट जो है ये कोल्ड होते जाता है, ये याद रखना है। नीचे से ऊपर जब आप जाओगे तो नीचे जो क्लाइमेट था उससे कोल्ड क्लाइमेट आपको ऊपर देखने मिलता है। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, जिस माउंटेन पे आपको हमेशा आइस देखने मिलता है, रिवर्स ऑफ आइस, उसको ग्लेशियर कहा जाता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो एक और कंसेप्ट जो आपको मिलता है आपके लिखने के लिए वो मिल जाता है ग्लेशियर। तो आप इस यहाँ पे आप एक और कंसेप्ट लिख के रख सकते हो, दैट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर जहाँ पे क्या है, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ ग्लेशियर, जहाँ पे क्या है रिवर ऑफ आइस, इस ग्लेशियर जिस पहाड़ पे, ठीक है, जिस माउंटेन पे ना। ऐसे कंसेप्ट्स बहुत सारे आपको समझते जाते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी जो है ये बहुत ज़्यादा काम की होती है, आपका बहुत सारा पोर्शन क्लियर करती है। अब आपको ये भी बता दूं कि कुछ माउंटेन्स जो है वो आपको दिखते ही नहीं, यू कैन नॉट सी अंडर द सी, है ना। तो वो पानी के अंदर भी होते हैं। तो देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। समुंदर के अंदर भी कुछ पहाड़ होते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप पानी के अंदर से जाओगे बड़े बड़े ओशन में, तो ओशन के अंदर भी पहाड़ देखने मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट, लोग कम रह रहे हैं किसी माउंटेन एरिया में, ये भी आपको देखने मिलता है। तो जो बड़े बड़े माउंटेन्स है लैंड के ऊपर, वहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इस कारण ज़्यादा लोग माउंटेनस एरिया में नहीं रहते। तो माउंटेनस एरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो काफ़ी कम होती है, वहाँ पे स्लोप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कम लैंड। स्लोप होने के कारण आप वहाँ खेती कैसे करोगे, तो खेती करने के लिए लैंड कम होती है, लोग रह के करेंगे क्या, इसलिए लोग क्या कर जाते हैं, तो लोग वहाँ से मूव कर जाते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन जो है ये कम आपको दिखती है। अगले इसमें आपको ये देखने मिलता है कि माउंटेन जो होती है मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज, ठीक है। तो माउंटेन्स के कुछ रेंजेस, लाइंस बनी होती है जिसको रेंज कहा जाता है। तो आपको पता है हिमालय की कोई लाइन होगी तो वो हिमालय की रेंज है। हिमालय उतना बड़ा है, एक पहाड़ तो है नहीं हिमालय, हिमालय के बहुत सारे माउंटेन्स है, तो वो पूरी लाइन जो है माउंटेन्स की वो मिलके माउंटेन रेंज बनाती है। और बहुत सारे माउंटेन सिस्टम में बहुत सारी रेंजेस होती है और वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की होती है, बड़ी बड़ी लंबी होती है। अगर आपको ये बताऊं कि ये सब चीज़ों में, तो हिमालय, एल्प्स और एंडीज माउंटेन्स को अगर देखा गया तो ये एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका के बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस है। हिमालय जो है वो एशिया में, एल्प्स जो है ये यूरोप में, और एंडीज जो है ये साउथ अमेरिका में, ये सब आपको देखने मिलते हैं। माउंटेन्स जो होते हैं उनकी हाइट और शेप अलग अलग आपको देखने मिलते हैं, बिल्कुल बराबर है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, ये भी याद रखिएगा, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। ये 3 तरह के माउंटेन आपको देखने मिलते हैं, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। ये भी चीज़ हम लिख लेते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़ लिखना, और आपको ये बहुत अच्छे से काम में भी आएगा। तो यहाँ पे जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि माउंटेन्स के टाइप, और ये सब चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ें आप अपने कॉपी में मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, अपने नोट्स में मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, ये चीज़ कन्फर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यही आपके नोट्स बनते हैं, बहुत अच्छे ज्योग्राफी के नोट्स यही बनाते हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन होता है और तीसरा जो है ये वॉल्केनिक होता है। तो फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक, ऐसे 3 तरह के माउंटेन्स आपको देखने मिलते हैं, ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने मिलता है कि हिमालय के जो माउंटेन है और जो एल्प्स है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी अभी अभी बने हैं, और ये फोल्ड हुआ इसलिए बने, देखिए जैसे आपने इस पेपर को फोल्ड किया था तो ये बने, इस तरह से फोल्ड होके बनता है वो। दोनों तरफ से जब ज़मीन मूव करती है, मैंने आपको क्या बोला, आपके पैर के नीचे की ज़मीन मूव कर रही है, तो ये जब मूव करती है तो मूव करते करते दोनों जब इस तरह से मूव करेगी, यहाँ की इधर और यहाँ की इधर, तो कुछ पोर्शन ऊपर आएगा और वो फोल्ड हो जाएगा, तो इसको फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो ऐसे ही फोल्ड माउंटेन जो है वो हिमालय है, और हम कहेंगे एल्प्स। अब इनको यंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यंग इसीलिए क्योंकि अभी अभी बने हैं। यहाँ पे रग्ड रिलीफ है और हाई कोनिकल पीक्स है, यानी ऐसे रग्ड है, ऐसे 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 एकदम स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग टाइप के समझ लीजिए, और बहुत इनके जो पीक है ये बहुत कॉनिकल है, बहुत ऐसे हम कहेंगे ज़्यादा ब्रॉड नहीं इनके पीक। तो इस तरह से आपको देखना होता है। वही अरावली रेंज की अगर बात करें जो राजस्थान में है, तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का, जो इंडिया में आपको देखने मिल रहा है। तो पूरे वर्ल्ड का अगर हम कहेंगे कि
ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वो अरावली है, अरावली जो कि राजस्थान में आपको आते हुए दिखता है। वही अगर रेंज की अगर बात करें तो वो धीरे धीरे इरोजन से कम होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। इरोजन से आपको पता है ऊपर का जो लेयर है वो गायब होते जाएगी। तो रेंज हैज कंसिडरेबली वोन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एप्लेशियन जो होता है, एप्लेशियन माउंटेन रेंजेस जो नॉर्थ अमेरिका में है, और यूरल माउंटेन जो है वो रशिया में है, ये अगर देखा गया तो है राउंडेड द फीचर ऑफ लो एलिवेशन, है ना, वहाँ पे बहुत लो एलिवेशन पे बने हुए एप्लेशियन हो गए या फिर हम कहेंगे कि यूरल माउंटेन हो गए। तो दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, है ना, तो ये भी बहुत पुराने अरावली की तरह ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो कुछ माउंटेन होते हैं जो यंग फोल्ड होते हैं और कुछ होते हैं जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। अभी आपको फोल्ड माउंटेन्स तो पता चल गए। फोल्ड माउंटेन्स में चलिए यहाँ पे नोट्स में हम और दो चीज़ें लिख देते हैं। फोल्ड में हमें दो कैटेगरीज और मिल गई, एक है यंग और एक है ओल्ड। इस तरह के यंग फोल्ड और ओल्ड फोल्ड दो माउंटेन्स आपको और मिल गए। और इट्स नोट्स में क्या क्या आ सकता है ये देख लेते हैं। जब हम आगे आते हैं तो हमें देखने मिलता है कि कुछ माउंटेन्स के टाइप ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। देखो ये जो लैंड थी ये सीधी लैंड थी, ये टूट गई, टूटने के बाद इसका कुछ पार्ट नीचे चले गया और कुछ पार्ट ऊपर आ गया, कुछ नीचे चले गया, कुछ ऊपर रह गया। तो ये जो नीचे चले गया वो पार्ट अब यहाँ पे ये, और जो ऊपर रह गया वो पार्ट, जो नीचे चले गया वो लैंड नीचे हो जाएगी और जो ऊपर रह गया वो ऊपर हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये बन जाएगा माउंटेन, ये बन जाएगा माउंटेन। तो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स जो है आर टर्म एज होस्ट, जो ऊपर रहेंगे उनको होस्ट्स कहेंगे, और जो लोअर्ड ब्लॉक है जो नीचे चलेंगे उनको ग्रेबन कहेंगे। ठीक है, तो होस्ट और ग्रेबन ये दो आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ अपलिफ्टमेंट होता है ब्लॉक माउंटेन में। ब्लॉक माउंटेन में याद रखेगा अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं और कुछ लोअर्ड ब्लॉक्स होते हैं। तो होस्ट्स और दूसरा ग्रेबन, ये भी चीज़ लिख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा होगा। चलो, तो यहाँ ब्लॉक में हमें दो तरह के देखने मिले, होस्ट्स एंड ग्रेबन। ऊपर का पार्ट जो है वो होस्ट, नीचे जो पार्ट गया वो है ग्रेबन। एरो मैंने बना दिया है ताकि आपको याद रहे, आप भी अपने नोट्स में बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। आगे जब हम आते हैं तो राइन वैली जो है और वॉस्गेस माउंटेन जो है, वॉस्गेस माउंटेन, ये यूरोप में ये एग्जाम्पल है ऐसे माउंटेन सिस्टम का जिसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, आपको एक टास्क है कि आपको लोकेट करना है वर्ल्ड मैप पे एटलास में, आप देख के कि कौन कौन से और भी आपको इस तरह के माउंटेन्स देखने मिलते हैं जिसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में आपको कम से कम 5 वर्ल्ड में रहने वाले 5 ब्लॉक माउंटेन्स के नाम लिखने हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और कमेंट सेक्शन में जो पूरे आंसर्स करेगा उसको मैं यानी वहाँ पे उसका नाम जो है वो अगले लेक्चर में बताऊंगा अभी कि किसने ये टास्क पूरी तरह से पूरा किया है। तो अपने टास्क को पूरा करते रहिए। अगली बात हम कहेंगे कि वोल्केनिक माउंटेन्स जो आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज़, है ना, यही सिंपल है। अब वोल्केनो निकल रहा है इसलिए वोल्केनो से बन रहे हैं माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, जैसे माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट फिजियाना इन जापान, ये कुछ एग्जाम्पल है ऐसे माउंटेन्स के। अब ये बनते कैसे इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आने वाले एनसीईआरटीज़ में आपको ये पूरी प्रोसेस पढ़नी है कि वोल्केनिक माउंटेन्स जो है वो कैसे होता है, क्या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है ना, लावा होता है या फिर हम कहेंगे कि जो भी हम कहेंगे जितनी भी आएगी वहाँ पूरा इरप्शन हो गया, वोल्केनिक इरप्शन, है ना। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वोल्केनिक एक्टिविटी से जो माउंटेन बनते हैं उनको वोल्केनिक माउंटेन्स कहा जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। आपको कमेंट सेक्शन में और भी 2-3 माउंटेन्स के नाम लिखने हैं जो वोल्केनिक में। ऐसा समझ जाएगा कि आपको, चलिए थोड़ा कम कर देता हूँ आपका वर्क, आपको फोल्ड माउंटेन के 3 एग्जाम्पल्स, ब्लॉक माउंटेन के 3 एग्जाम्पल्स और हम कहेंगे कि तीसरा वोल्केनिक माउंटेन के 3 एग्जाम्पल्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अब आगे आते हैं कि ये माउंटेन्स जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये कहना है। माउंटेन्स यूज़फुल कैसे? सबसे पहली बात कि माउंटेन्स जो है एक स्टोर हाउस है वाटर का। बहुत सारा वाटर माउंटेन में स्टोर्ड रहता है। बहुत सारी नदियाँ का सोर्सेस होते हैं ये ग्लेशियर्स, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, ये बर्फ़ ये मेल्ट होती है और वहाँ से नदियाँ निकलती है। जैसे आपको पता है ये हिमालय में जो मेन हमारे इंडिया की जो रिवर कही जाती है, रिवर गंगा, वो यहीं से निकलती है, ओरिजिन होती है वो हिमालय से, और वो एक ग्लेशियर से निकलती है। उस ग्लेशियर को गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है ना। दूसरी बात ये है कि ये जो रिजर्वायर्स है जो बने हुए हैं ये वाटर से हम कहेंगे कि बने, ये रिजर्वायर्स है जो आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस फॉर द यूज़ ऑफ पीपल, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी। तो हम कहेंगे वाटर फ्रॉम माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए हो, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो रिवर वैली और जो टेरेसेस है ये आइडियल होते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। ना रिवर वैली बन गई और कुछ टेरेसेस बन गए, ये आपको एग्जाम्पल्स आगे आपको और डिटेल में टेरेसेस पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे देखने मिल रहे हैं, ये आपको देखें यहाँ पे आपको
ये वोल्केनिक एक्टिविटी देख रही है, वोल्केनिक माउंटेन बना हुआ है ना। तो आपको ये बता दूं कि जो रिवर वैलीज है और जो टेरेसेस है माउंटेन से निकले हुए, वो सब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माउंटेन में कुछ फ्लैट लैंड होती है जिस पे आप एग्रीकल्चर या खेती कर सकते हैं, जिसको हम टेरेसेस कह रहे हैं। अभी ये अभी आपको सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, आगे आप डिटेल में आने वाले एनसीईआरटीज़ में पढ़ोगे ही। माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत फ्लोरा और फौना होता है, बहुत रिच। फ्लोरा यानी हम कहेंगे वेजिटेशन, प्लांट्स और जो भी आपको ट्रीज देखने मिल रहे हैं वो, फ्लावर्स और ये सब। और फौना जो है इसका मतलब होता है एनिमल्स, ये वहाँ पे बहुत अच्छे देखने मिलते हैं। फॉरेस्ट के लिए हम कहेंगे वहाँ जो फॉरेस्ट बनते हैं उससे आपको फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, शेल्टर मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, ये सब चीज़ें। फॉडर में चारा मिलता है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे गम हो गए, रेजिन्स हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो माउंटेन्स होते हैं ये आपको एक आइडलिक साइट देता है फॉर टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। माउंटेन्स पे जाते हैं लोग सीनिक ब्यूटी देखने के लिए। उसके अलावा काफ़ी सारे स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गए, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, ये सब माउंटेन रेंजेस पे बहुत पॉपुलर है। तो आपको ये पता ही है कि ये कितने अच्छी चीज़ें हैं जो आप माउंटेन पे जाके कर सकते हैं। तो माउंटेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हमें पता चलता है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि यू हैव टू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयज एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट इज स्कीइंग। इसके साथ एसोसिएटेड कौन कौन से हिमालय में जगह है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। माउंटेन के बाद अब माउंटेन से थोड़ा छोटा बट हम कहेंगे कि प्लेन्स से थोड़ा बड़ा, दैट इज़ प्लेट्यू। अगर हम देखें तो आगे हम अभी प्लेट्यू पे आएंगे। तो आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए अब ये जो चीज़ें जो हैं इसको तो मैं भी मिटा देता हूँ, आपने ये चीज़ें लिख ली है मुझे पता है, और इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको एक बहुत अच्छे नोट्स मिलते हैं एनसीईआरटी से। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरह की चीज़ें होती है लैंडफॉर्म्स। अगर देखा गया तो माउंटेन्स हाइट के हिसाब से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में एन मिसिंग था। दूसरे जो आपको देखने मिलते हैं वो है प्लेट्यू। तीसरे जो आपको देखने मिलते हैं वो है प्लेन्स। तो ये हाइट के हिसाब से है, माउंटेन सबसे बड़े, फिर प्लेट्यू और उसके बाद फिर प्लेन्स, हाइट के हिसाब से। अब ये सब जब चीज़ें आप देख रहे हैं तो अभी हम प्लेट्यू पढ़ रहे हैं, तो अभी हम प्लेट्यू को पढ़ लेते हैं कि प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू जो है इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये फ्लैट लैंड ही है, लैंड फ्लैट ही है, बट फ्लैट होने के साथ साथ वो टेबल लैंड की तरह है। ऐसा लगता है कि अपने स्टैंडिंग एरिया से हाइट पे है और टेबल की तरह खड़ी है ना। यानी हमको अभी जैसा अब ये दो यहाँ पे जिस तरह से स्लोप ज़्यादा दिखते हैं माउंटेन में, वैसी चीज़ें नहीं, यहाँ पे आपको स्टीप स्लोप दिखते हैं। यहाँ के स्लोप जो है वो बहुत स्टीप होते हैं एक साइड में तो भी, है ना। तो प्लेट्यू में है 1 और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप। स्लोप बहुत स्टीप होगा इसलिए वो प्लेट्यू ऐसा लगता है कि टेबल रखा हुआ है, जैसे हम कहेंगे माउंटेन का स्लोप ऐसा हो गया। तो प्लेट्यू का स्लोप जो है वो थोड़ा सा कम रहता है ऐसा, तो ये टेबल की तरह दिखता है ना, ये स्लोप से भरा हुआ है। तो स्लोप के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, जो हाइट होती है प्लेट्यू की वो अलग अलग होती है, कुछ 100 मीटर्स तक जा सकती है, सेवरल 1000 मीटर्स तक भी जाती है। अगर देखा गया तो प्लेट्यूज है जैसे कि माउंटेन हुए, प्लेट्यूज माउंटेन की तरह ही यंग और ओल्ड ये रह सकते हैं, बिल्कुल रहेंगे। जो पहले बना है अभी वो बहुत पुराने हो चुके हैं, जैसे डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो केनिया में है, तांजानिया और उगांडा में है, एंड वेस्टर्न प्लेट्यू जो ऑस्ट्रेलिया में, ये भी कुछ ओल्ड आपको प्लेट्यू देखने मिलते हैं। टिबेट प्लेट्यू जो है इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, ये याद रखेगा। सबसे ऊंचा प्लेट्यू जो है वो टिबेट प्लेट्यू, जिसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर्स है अबाउ द सी लेवल। सी लेवल से आप हाइट गिनना शुरू करते हैं माउंटेन्स की, आपको ये पता है। तो उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको वो दिखेगा 4000 मीटर और से 6000 मीटर के ऊपर तक बसा हुआ है ये प्लेट्यू। प्लेट्यूज जो होते हैं ये बहुत यूज़फुल होते हैं और वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। वहाँ पे अगर देखा गया तो बहुत सारे माइनिंग एरिया जो है वो प्लेट्यू में ही देखने मिलते हैं, क्योंकि मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वहाँ पे गोल्ड और डायमंड आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे वो माइनिंग चलती है। इंडिया में अगर देखा गया तो आयरन, कोल, मैंगनीज आपको देखना मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू के अलावा जो प्लेट्यू एरियाज़ है देयर में सेवरल वाटरफॉल्स भी होते हैं। आपको बहुत सारे प्लेट्यू से ऊपर के हाइट से पानी गिरते हुए दिखता है, इट इज़ वाटरफॉल। जैसे हम कहेंगे इंडिया में हुंड्रू वाटरफॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, तो हिंड्रू वाटरफॉल जो है ये काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है, और ये जो है ये नदी है सुबरनरेगा नदी पे आता है। दूसरी बात, ऐसा ही एक वाटरफॉल देखना है तो आप जोग फॉल्स देख सकते हैं जो कर्नाटक में है। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आपको कहाँ पे देखने मिलते हैं, तो प्लेट्यूज में देखने मिलते हैं। जो लावा प्लेट्यू होते हैं आर रिच्ड इन ब्लैक सॉइल, है ना, तो वो क्योंकि होगा कि हम कहेंगे कि कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी से मतलब वहाँ पे सॉइल तो ब्लैक रहेगी, तो लावा प्लेट्यूज जो होती है उसकी सॉइल जो होती है वो ब्लैक सॉइल होती है। और हम कहेंगे कि
वो फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत सारे प्लेट्यूज ऐसे हैं जहाँ पे सीनिक स्पॉट्स होते हैं, बहुत बढ़िया नेचर आपको देखने मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे सीन देखने मिलते हैं और वो टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन बने हुए हैं। तो प्लेट्यू का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जैसे कि माउंटेन्स का था। उसके बाद और नीचे आते हैं प्लेट्यू के अगर हम नीचे आ गए तो हमें देखने मिलते हैं प्लेन्स। प्लेन्स की अगर बात करें, दूसरा आपको एक वर्क है फिर से कमेंट सेक्शन में जाके आपको लिखना है कि इंडिया के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज इंडिया में देखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज के नाम आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम आते हैं प्लेन्स में। प्लेन्स क्या होते हैं? तो प्लेन्स ये हम कहेंगे कि लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं फ्लैट लैंड के। अब इससे और फ्लैट, यानी मैंने आपको बताया कि माउंटेन सबसे ज़्यादा हाइट पे, उससे कम हाइट पे प्लेट्यू और उससे भी कम एकदम प्लेन देखने मिलेंगे प्लेन्स। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स, है ना, 200 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं वो सी लेवल के। कुछ प्लेन्स जो है वो एक्सट्रीमली लेवल पे होते हैं, हम कहेंगे अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग। तो हम यही कह सकते हैं कि कुछ कुछ ज़्यादा लेवल पे भी होते हैं, कुछ कुछ कम लेवल पे होते हैं। और बहुत सारे जो प्लेन्स होते हैं आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो पानी जो होता है वही प्लेन्स को बना देता है, जैसे गंगा रिवर के भी प्लेन बनेंगे और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज रहेंगी वो भी बनेंगे, है ना। तो कैसे जो रिवर होती है वो फ्लो होती है माउंटेन के स्लोप से, उसको इरोड करती है ना, माउंटेन के स्लोप से कुछ कुछ लेके आती है और ये जो लेके आई है एरोडेड मटेरियल उसको आगे आगे बढ़ाती है, कहीं पे तो भी जाके उसको डिपॉजिट कर देती है, जिसमें स्टोन्स होते हैं, सैंड होती है, सिल्ट होती है। ये सब डिपॉजिट करने के बाद वो डिपॉजिट से प्लेन्स बन जाते हैं, है ना। सिंपल सा हम कह सकते हैं प्रोसेस। इस पर भी हम बना ले तो भी, जैसे एक पहाड़ है, इस पहाड़ से कोई नदी बहते आ रही है, ये नदी इस पहाड़ से कुछ चीज़ें इरोड करके लाएगी, जो भी चीज़ें इरोड करके लाई है उसको वो लेके जाएगी बहाते हुए और बहा के लेके जाके कहीं पे तो भी छोड़ देगी। जहाँ भी वो डिपॉजिट करने लगेगी वो चीज़ों को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ों को लाके छोड़ दिया इस नदी ने और वो आगे निकल गई, तो यहाँ जहाँ ला के रख दिया ये बन जाएंगे प्लेन्स। इस तरह की प्रोसेस होती है, दैट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। जनरली ये देखा जाता है कि जो प्लेन्स होते हैं ये फर्टाइल होते हैं। उसके पीछे के कारण ये है कि पानी से ही बने, तो फर्टाइल तो रहेगी, लैंड अच्छी तो रहेगी ही। कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो बहुत इजी भी होते हैं, बिल्कुल रहेंगे। और इसीलिए प्लेन जो होते हैं वो बहुत थिकली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, खेती अच्छी है, लोगों को अच्छी फसलें मिल रही है, लोग वहाँ पर रहेंगे, सेटलमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, ईजिली यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट भी कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन भी आपका हो सकता है। यानी अगर देखोगे तो पहाड़ से इधर उधर जाना मुश्किल है, प्लेटू से इधर उधर जाना मुश्किल है, बट ये जो प्लेन से इससे तो आप इजीली इधर उधर जा सकते हैं। तो कुछ लार्जेस्ट प्लेन जो है जो रिवर ने बना है एशिया और नॉर्थ अमेरिका में, उसके एग्जाम्पल है कि एशिया में जो गंगा ने बनाया हुआ प्लेन है, जो ब्रह्मपुत्र ने बनाया हुआ प्लेन है, या यांगजे जो रिवर है उसने बनाया हुआ प्लेन चाइना में है। इसी तरह से हमें देखने मिलते हैं प्लेन्स। प्लेन्स जो होते हैं वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी बहुत अच्छे एरिया माने जाते हैं। आप वहाँ पे आराम से जाके रह सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि फ्लैट लैंड है, वहाँ हाउस बना सकते हैं आप, इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो। देखो यहाँ प्लेन में इस पिक्चर में आपको दिख रहा है लोग कितना अच्छा कल्टीवेशन कर रहे हैं, है ना। और फर्टाइल सॉइल होती है, लैंड जो है बहुत प्रोडक्टिविटी होती है, अच्छी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, वहाँ कल्टीवेशन अच्छा होगा। इंडिया जो है ये इंडो गंगेटिक प्लेन में सबसे ज़्यादा आपको डेंसली पॉपुलेटेड रीजन देखने मिलता है इंडिया में, इंडो गंगेटिक प्लेन वाला ना। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से प्लेन्स देखने मिलते हैं। ऑलराइट, तो आपको देखने मिल गए प्लेन्स। तो आपने यहाँ पे तीनों चीज़ों को अभी तो स्टडी कर लिया है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में और भी कुछ चीज़ें दी है उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ के हम और भी जो चीज़ें दी है एनसीईआरटी में उसको भी देख लेते हैं। प्लेन्स के बाद आपको दिखा गया है लैंडफॉर्म्स ऑफ द पीपल, ये आखिरी टॉपिक होगा आपका ये चैप्टर का, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स जो है ये आखिरी आपका टॉपिक होगा। इसको अगर हम देखते हैं लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल में, तो ह्यूमन जो होता है हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज। कुछ लोग हैं जो माउंटेन पे जाके रह रहे, कुछ लोग जो है वो प्लेट्यूज में रह रहे, कुछ लोग जो है वो प्लेन में रह रहे। लाइफ जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है माउंटेनस एरिया में, आपको ये पता ही चल गया, और प्लेन्स में बहुत अच्छी कंडीशन मिलती है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, है ना, क्रॉप्स भी अच्छे से बना सकते हो, घर भी बना सकते हो, रोड्स भी बना सकते हो किसी प्लेन पे, हाउस माउंटेन से ज़्यादा इजीली, है ना। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वे ऑफ पीपल लिव इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म, यही उन्होंने कहा है। तो आप कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं उन लोगों में, तो देखिएगा इस तरह के डिफरेंसेस। यहाँ पे एक देखिए उन्होंने रोप ब्रिज दिखाया, तो यहाँ क्या क्या करना पड़ रहा है, रोप का ब्रिज बनाया गया है जिससे ये लोग आना जाना कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हिली रीजन्स में, ठीक है। तो हम आगे कह सकते हैं कि कुछ रिवर को लोगों ने पोल्यूट कर दिया, लोगों ने ख़राब कर दिया। समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलते हैं। हम ये भी कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का,
तो बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वही कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपको टास्क करनी है वो। तो यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर। Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. Waste कर दी land को, fertile land थी उसके ऊपर घर बना दिया, हो गई land खराब। उसके अलावा similarly we throw garbage on land or on water and make them dirty. उन्हें खराब कर रहे हैं। तो we should avoid using such important gifts of nature in a careless manner. The available land is not only for use, it is our duty to leave the earth better place for future generations as well. ये आपको देखने मिलता है। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई अलग अलग जगह में रहने वाले अलग अलग लोगों की कैसे लाइफस्टाइल हो सकती है, ये दिखाने की कोशिश उन्होंने आपको की हुई है और आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं इन पिक्चर्स में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के अगर मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशंस के लिए मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन करना होगा, तो आप उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और शेयर करते रहें जितना हो सकता है उतना, और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को मेरे, और आप लोग बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो जाए। इसी तरह से डेली रेगुलरली पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखिए, रिवीजन रेगुलरली कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।